नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान ने जंग की तैयारियां अपनी तरफ से सारी पूरी कर ली है। सबसे पहले तो यह कि कल जो खबर आई थी कि कुंभ में गए हुए थे सैयद अली खामनेई, वो खबर सही थी। उस खबर के अब पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये कंफर्म खबर ये बताती है कि ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल क्या हुआ कि ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनसे पूछा गया कि अमेरिका लिमिटेड वार की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को यह लगता है कि ईरान पर 2 घंटे में हमला करके 4 घंटे में सब समेट लेंगे, जैसा वेनेजुएला में उन्होंने किया, तो इस गलतफहमी से अमेरिका को निकल जाना चाहिए। जंग शुरू करना तो अमेरिका के हाथ में है, लेकिन खत्म करना नहीं है। जंग अगर उन्होंने शुरू करी तो खत्म हम करेंगे। और इसके बाद हमने देखा कि ईरान की मिलिट्री ने कई सारे वीडियो जारी किए। एक वीडियो जारी किया जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है यू आर बीइंग वॉच्ड, तुम पर नजर रखी जा रही है। इसमें जो इनका जहाज गया है, प्लेन कैरियर गया है यूएसएस रूजवेल्ट, उसकी पूरी वीडियो सामने दिखाई गई। मतलब ये कि वो पूरी तरह से ईरान के निगाह में है। ईरान के ड्रोन्स उन पर पूरा नजर रख रहे हैं और अगर ईरान की सीमा में ये बढ़ा तो इसके ऊपर आराम से मिसाइलें बरसेंगी, बम गिरेंगे। इसके साथ ही तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि 1000 नए ड्रोन तैयार किए गए हैं, जिनको स्ट्रेटेजिक ड्रोन कहा गया। ये ऐसे ड्रोन हैं जो इन जहाजों पर हमला कर सकते हैं, इन जहाजों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। साथ ही एक और खबर आई कि अंडर वाटर मिसाइल टनल, यानी पानी के अंदर ईरान ने एक ऐसी टनल बनाई है जिसके अंदर मिसाइलें भरी हुई हैं, और अगर अमेरिका हमला करता है तो इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा और अमेरिका के जो कैरियर्स आए हैं उन कैरियर्स को पूरी तरह से तबाह किया जाएगा। ये सारे जो लक्षण हैं, ये जो सारी चीजें दिखाई देती हैं, वो ये बता रही हैं कि जो अमेरिका एक प्रेशर बनाना चाह रहा था, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाह रहा था, साइको वार खेलना चाह रहा था, फिलहाल उस साइको वार में अमेरिका सफल होता नहीं दिख रहा। यह साइको वार क्या था? साइको वार यह था कि इतना डरा दीजिए कि ईरान झुककर समझौता करने लगे। आप इतना डरा दीजिए कि ईरान को लगे अरे हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमें तो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। चलो झुक जाते हैं और अमेरिका की शर्तें मान लेते हैं। ईरान ने कई बार कहा, आयतुल्लाह खामनेई का बयान है, पेजेश्कियन का बयान है, जो विदेश मंत्री अरकाची हैं उनका बयान है कि अगर बातचीत करनी है तो बातचीत होगी, डरा कर धमका कर बातचीत नहीं होगी। ईरान कोई ऐसा छोटा मुल्क नहीं है कि आप डराएंगे धमकाएंगे और ईरान झुक जाएगा। और इसकी कोशिशें, बाहें मरोड़ने की कोशिशें पूरी दुनिया में हो रही हैं। जो अमेरिका परस्त इलाके हैं हर जगह हो रही है। ईयू ने एक प्रपोजल पास किया है जिसमें आईआरजीसी के बारे में बता दूं कि ईरानी आर्मी है और आईआरजीसी है। आईआरजीसी जैसे वहां 2 लीडर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं और एक आयतुल्लाह खामनेई, जो धार्मिक नेता होते हैं और जो सर्वोच्च माने जाते हैं, जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, यानी कि आयतुल्लाह खामनेई। ये 2 लोग जैसे अलग अलग हैं, वैसे ही वहां आर्मी है और आईआरजीसी है। आईआरजीसी 1979 में बनाई गई थी ईरानियन रिवॉल्यूशन की रक्षा के लिए। आईआरजीसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है यूरोपीय यूनियन ने। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ईरान की ऑफिशियल एजेंसी जो है आईआरजीसी, वो उनके लिए टेररिस्ट है। और क्यों यह कहा गया? क्योंकि ईरान के अंदर जो पिछले दिनों बलवा हुआ, फसाद हुआ, जो सीआईए और मोसाद के एजेंट्स ने कराया, बिल्कुल साफ है। उस बलवे को रोका आईआरजीसी ने, इसलिए वो टेररिस्ट है। इसी के साथ एक खबर और बताता हूं आपको, और इससे समझ में आएगा कि कितने दोगले चरित्र के ये लोग हैं, कितने दोमुहे चरित्र के ये लोग हैं। कल आईडीएफ ने पहली बार ये माना कि हमास की एजेंसी, हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री जो लगातार कह रही थी कि इतने लोग मारे गए हैं, वो सही था। 70,000 लोग, 70,000 लोग मारे गए हैं गजा के अंदर। यानी कि इजराइल की आर्मी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उसने 70,000 लोगों को मारा है। रेशियो नहीं बताया है कि इसमें कितने हमास के लोग थे और कितने आम लोग थे, लेकिन अगर आप देखिए तो आप देखेंगे कि 10-20% मैक्सिमम हो सकते हैं इसमें हमास के लड़ाके, और बाकी आम लोग थे। हम जानते हैं 70,000 लोगों में हिंद रजब भी शामिल थी, जो 5-6 साल की बच्ची थी। अजन्मे बच्चे शामिल हैं जिनकी संख्या गिनी नहीं गई होगी। औरतें शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं और छोटे बच्चों की एक बड़ी संख्या है।
इस 70,000 में तकरीबन 15 से 20,000 25,000 छोटे बच्चे हैं जो हमास के हो ही नहीं सकते थे, जो बंदूक चला ही नहीं सकते थे। तो मोटा मोटी मान लें कि 50,000 गजा के आम शहरियों को मारने वाला इजराइल इनके लिए टेररिस्ट नहीं है। इनके लिए वो इजराइल टेररिस्ट नहीं है जिसने बच्चों के अस्पताल उड़ा दिए। इनके लिए वो इजराइल टेररिस्ट नहीं है जिसने यूनिवर्सिटीज और मसाजिद को उड़ा दिया। इनके लिए वो इजराइल टेररिस्ट नहीं है जिसने गजा के अंदर हजारों घरों को जमींदोज कर दिया। वो टेररिस्ट नहीं है। और कैसे होगा? उसने अकेले थोड़े किया। बिना अमेरिका और यूरोप के मदद के औकात ही नहीं थी इजराइल की ये सब कर पाने की। तो इन 70,000 लाशों का जो बोझ है वो अकेले इजराइल के कांधे पर नहीं है, वो अमेरिका के कांधे पर भी है, यूरोप के कांधे पर भी है। इन 20,000 बच्चों का जो लहू है वो अकेले इजराइल के आस्तीन पर नहीं है, वो लहू अमेरिका के आस्तीन पर भी है, यूरोप के आस्तीन पर भी है। तो ये सब के सब टेररिस्ट हुए कि नहीं हुए आम बच्चों को मारने वाले? ये आप बताइए, चाहे आप इजराइल के फेवर में हो चाहे उसके खिलाफ हो। IRGC को ये कह रहे हैं टेररिस्ट क्योंकि ईरान के अंदर जो बलवा हुआ उसको रोका। जरा ये मुल्क बताएं कि इनके मुल्क में अगर बलवा होगा तो ये रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? इनके मुल्कों में फलस्तीन के फेवर में जो रैलियां निकली उन पर इन्होंने लाठियां बरसाई कि नहीं बरसाई, लोगों को जेल में डाला कि नहीं डाला? कुछ दिन पहले मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था जिसमें लंदन के पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं कि अगर आप पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो पुलिस आपको जान से मार सकती है। तो ईरान में तो पुलिस के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर बम फेंके गए, ग्रेनेड फेंके गए, बंदूकें चलाई गई, तलवारें चलाई गई। तो बार बार मैं वही सवाल पूछता हूं कि अगर किसी सरकार के खिलाफ यह सब हो रहा हो तो सरकार की पुलिस को क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए कि आओ हमें मारो, या फिर इनको रोकना चाहिए? दुनिया की कोई भी सरकार अपने खिलाफ बलवा बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे विचारधारा कोई भी हो। लेकिन IRGC को ये लोग ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, टेररिस्ट कह रहे हैं। और अब इंग्लैंड का कहना है कि हम भी टेररिस्ट घोषित करेंगे IRGC को। और मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के सीनियर लीडर्स को अमेरिका में बैन किया जा रहा है, वो अमेरिका नहीं आ सकते। यह सब उसी साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है जिसमें पूरी दुनिया में ईरान को विलन के तौर पर पेश करना और ईरान के अंदर लोगों को यह भड़काना कि हम तुम्हारी सरकार गिराने जा रहे हैं, तुम हमारी मदद करो। इस मामले में तो वो फेल हो गए। ईरान के अंदर कोई बड़ा बलवा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। हथियार उन्होंने जमा किए हैं, हथियार चारों तरफ इकट्ठा कर दिए हैं। लगता यही है कि अगर जंग होती है तो जॉर्डन मेन बेस बनाया जाएगा, जॉर्डन से अमेरिका के ऊपर हमला किया जाएगा। कारण बहुत साफ है, इजराइल का दरवाजा है वो, इजराइल को बचाया जाएगा। जॉर्डन में आपकी आर्मी होगी, आपके एयरक्राफ्ट होंगे, जॉर्डन में आप थाड लगा दोगे, एंटी मिसाइल और सारी चीजें लगा दोगे ताकि इजराइल को बचाया जा सके। लेकिन ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम इजराइल के जितने आर्मी के अड्डे हैं सब पर हमला करेंगे, इजराइल के जितने जरूरी अड्डे हैं सब पर हमला करेंगे। और मैं देख रहा था, किसी ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाकर लगाया था कि अगर ये वार होती है तो ये लोकल वार नहीं होगी, ये रीजनल वार होगी जिसमें पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट शामिल होगा, जिसकी धमक आपको हर जगह दिखाई देगी। जॉर्डन में दिखाई देगी, बहरीन में दिखाई देगी, कतर में दिखाई देगी, ओमान में दिखाई देगी, सऊदी अरबिया में दिखाई देगी और इजराइल में तो जबरदस्त तरीके से दिखाई देगी। यही वजह है कि मैं आपसे लगातार बता रहा हूं कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, अरब जो नेशंस हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस जंग को रोका जाए। अगर आप देखें जिस तरह की भागा दौड़ी पिछले 2 दिनों में हुई है तो कई मजेदार भागा दौड़ियां हुई हैं। IDF के इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं और मोसाद के जो चीफ हैं वो दोनों के दोनों गए हुए हैं अमेरिका, और इनके पीछे पीछे सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए हैं अमेरिका। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है कि ईरान के खिलाफ जिस जंग की वो शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है उसमें सऊदी अरबिया खुल के आए। अब तक सऊदी अरबिया ने यही कहा है कि हम इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, अपनी जमीन और अपने आसमान दोनों को इस जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर को जो MBS ने भेजा है वो ये कह के भेजा हुआ है कि अमेरिका को समझाओ कि इस समय ईरान से जंग करना सबके लिए बेहद नुकसानदायक होगा।
इसके साथ ही कुछ और दौड़ा भागी चल रही है। MBZ यानी यूएई के जो चीफ है, अबू धाबी के सुल्तान और यूएई के राष्ट्रपति, MBZ गए हुए हैं पुतिन से मिलने के लिए और पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट कदम लग रहा है वो आर्दोगान का लग रहा है। टर्की के आर्दोगान के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है हम नहीं जानते, लेकिन आर्दोगान इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर किसी तरह की तबाही नहीं चाहेगा और ना ही MBS चाहेंगे। तबाही का मतलब होगा कि बिजनेस का पूरी तरह से बर्बाद होना, तेल की प्राइसेस में जबरदस्त उतार चढ़ाव होना और पूरे मिडिल ईस्ट की हालत खराब हो जाना। MBS के बारे में एक बात और जानिए, आर्दोगान तक मैं आऊंगा। नियान जो अपना वो प्रोजेक्ट बहुत कायदे से लॉन्च कर रहे थे, बहुत शानदार प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, उसको लगातार कम किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि सऊदी अरब में फाइनेंशियल कंडीशन इस समय बहुत अच्छी नहीं है, कई सारे खर्चे उनको रोकने पड़े हैं और ऐसे में अगर ये वार होता है और तेल का बिजनेस डिस्टर्ब होता है तो फाइनेंशियल कंडीशन और खराब होगी। इसलिए MBS कतई नहीं चाहेंगे कि इस समय ये वार हो। टर्की में आर्दोगान ने एक प्रपोजल दिया है अमेरिका को कि अमेरिका और ईरान के बीच में टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, यानी फोन पर बातचीत हो जाए, जिसमें मीडिएटर की भूमिका में होंगे आर्दोगान। कहा जा रहा है कि अमेरिका इसके लिए पूरी तरह से राजी है, लेकिन ईरान का अभी जवाब देना बाकी है। और इन सब के बीच अरगाची यानी ईरान के विदेश मंत्री अरगाची गए हुए हैं टर्की और टर्की पहुंचकर वो बात करने वाले हैं। यही लगता है कि इस सिलसिले में कुछ बात होने वाली है। देखिए, अंदर अंदर कुछ बात तो हो रही है, ऊपर से ईरान का तय ये बात नहीं कहेगा कि बात हो रही है, क्योंकि आपने चारों तरफ जहाज लगा दिए हैं, आप बार बार धमकी दे रहे हैं और कोई भी मुल्क धमकी के डर से बातचीत नहीं करना चाहेगा। लेकिन ईरान भी नहीं चाहेगा कि जंग हो और हकीकत यह है कि अमेरिका में भी ज्यादातर लोग नहीं चाहते हैं कि जंग हो। इस जंग का मतलब यह है कि जीते हारे कोई भी, एक तो जीत हार इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, बरसों यह जंग चलेगी जैसे अफगानिस्तान में चली, इराक में चली। और दूसरा यह कि इराक वगैरह में तो ठीक है, सद्दाम हुसैन को आपने हटा लिया था, सत्ता बदल ली थी, यहां यह भी इतना आसान नहीं होगा। ईरान के रेगिस्तानों में भी आपको लड़ना पड़ेगा, जमीन पर भी लड़ना पड़ेगा, पानी में भी लड़ना पड़ेगा। तो ईरान तबाह बर्बाद होगा कि नहीं होगा, यह बात की बात है। ईरान के पास बहुत सब्र है, बरसों बरस लड़ेगा। इतिहास जानता है कि पर्शिया के पास कितना सब्र रहा है और कितनी लंबी लड़ाइयां उसने लड़ी हैं। लेकिन अमेरिका के जो पैसे खर्च होंगे, अमेरिका की इकानमी पूरी तरह से तबाह होगी अगर यह जंग लंबी खींचती है तो, और मिलना जुलना कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे कि अमेरिका में भी बहुत लोग चाहते नहीं है। ट्रंप असल में अपनी ही चाल में फंस गया है। ट्रंप को लगा यही था कि चारों तरफ से हम प्रेशर बनाएंगे, ईरान झुक जाएगा, बातचीत से कोई रास्ता निकल जाएगा। आप देखिए, कल ट्रंप का बयान आता है जिसमें वो कहता है कि हमने बहुत सारे हथियार भेजे तो हैं ईरान की तरफ, लेकिन हम चाहते यही हैं कि उसका यूज ना करना पड़े, हथियारों का इस्तेमाल ना करना पड़े, यानी कि जंग ना हो। उससे पूछा गया था कि क्या बातचीत आपकी ईरान से कुछ हुई है, उसने इस पर ना नहीं कहा और सिग्नल यही दिया कि कुछ निगोशिएशन, कुछ बातचीत चल रही है। जो दो शर्तें रखी जा रही हैं वो दो शर्तें ये हैं कि पहली बात तो ये कि नो न्यूक्स, आप न्यूक्लियर नहीं बनेंगे, आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, पहली शर्त तो ये रखी जा रही है। और दूसरी शर्त ये रखी जा रही है जो बेहद हास्यास्पद है, जो इसको सुनकर हंसी आती है, कि आपके यहां जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन प्रदर्शनकारियों को आप मारेंगे नहीं। क्या बात है, लगता है CIA को अपने एजेंट्स की और मोसाद को अपने एजेंट्स की बड़ी चिंता है। ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि ये अगर मुंह खोलने लगे तो ये अमेरिका और इजराइल के सारे खेल को दुनिया के सामने रख देंगे। कल की मैं आपको बात बताऊं कि CNN पर एक इंटरव्यू चल रहा था। ईरान के एक बड़े अधिकारी थे और उन्होंने अपना टैबलेट खोला और दिखाना शुरू कर दिया कि देखो, जो हमलावर थे, जो बलवाई थे, उनके हाथों में बंदूक थी, वो कैसे आम लोगों को मार रहे थे, कैसे बम फेंक रहे थे, कारें जला रहे थे। और CNN के जो साहब इंटरव्यू ले रहे थे, उनका चेहरा देखने लायक था, वो खामोश हो गए। जो परसेप्शन वो बनाना चाह रहे थे, वो परसेप्शन उनके ही कैमरे पर, उनके ही स्टूडियो में उनके गले पड़ गया। साफ कर दिया, साफ दिख गया कि किस तरह से ईरान में जो बलवाई थे वो कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो कोई सरकार की सिर्फ मुखालिफत नहीं कर रहे थे, वो CIA मोसाद के एजेंट्स थे जो हिंसा फैला रहे थे। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है।
अरगाची टर्की गए हैं। मैंने आपको बताया कि एर्दोगान ने कहा कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग हम कराएंगे। MBS लगातार इस बात को कह ही रहे हैं। अरगाची सबसे बात कर रहे हैं। कल अजरबैजान ने भी ये क्लियर कर दिया कि वो अपनी जमीन और अपने आसमान का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला करने के लिए नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ भी बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी अपने लेवल पर बात कर रहा है अमेरिका के साथ। तो सारा खेल उलझा हुआ है। लेकिन आज जो ट्रंप का बयान है, उस ट्रंप के बयान के कई मानी हो सकते हैं। पहला मानी तो आप जानते हैं कि ट्रंप के कहे पर कोई भरोसा नहीं है। वो कह कुछ रहा है, हो सकता है कि वो कह ये रहा है लेकिन आज ही रात को या कल सुबह या कल रात को ईरान पर हमला शुरू हो जाए। और दूसरी बात यह हो सकती है कि उसका दिमाग शायद सही काम कर रहा हो कि ईरान से जंग का मतलब है चारों तरफ सिर्फ तबाही, और इस तबाही की आंच अमेरिका की इकॉनमी को भी जलाकर खत्म कर देगी। 40-50 हजार जो लोग अलग अलग बेसिस पर हैं, उनकी जिंदगी भी खतरे में आएगी। ये दिमाग काम कर रहा हो और वाकई बातचीत से कोई रास्ता निकाले। न्यूक्लियर बम के लिए ईरान खुद ही न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। आयतुल्लाह खामनेई जो हैं, न्यूक्लियर बम को एंटी इस्लामिक मानते हैं, लेकिन जीरो एनरिचमेंट पे तो वो कभी नहीं मानेगा। इसलिए अगर बीच का रास्ता ट्रंप निकालेंगे तो रास्ता निकलेगा, और नहीं निकालेंगे तो इधर से बम चलेंगे तो उधर से भी फूल नहीं बरसने वाले हैं। उधर से भी मिसाइलें चलेंगी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करने वाली मिसाइलें चाइना ने ईरान को दी हैं, उनका इस्तेमाल होगा। रशिया ने हथियार दिए हैं, उनका इस्तेमाल होगा। और ईरान ने खुद जो हथियार बनाए हैं, जिनका एक मुजाहिरा आपने देखा था 12 रोजा जंग के दौरान, उनका भी इस्तेमाल होगा। ये कोई बड़ी खुशी की बात नहीं होगी, दुनिया तबाही की तरफ जाएगी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और अगर हमारी फैमिली का हिस्सा आप बनेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। TCH फैमिली का हिस्सा बनिए, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा होगा, उसको स्कैन कर सकते हैं। हमारे पिन कमेंट में, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने ज्वाइनिंग का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन वहां से कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे तो ज्वाइनिंग का लिंक होता ही है। आप जुड़ेंगे तो हमारी ताकत और बढ़ेगी, हमारी हिम्मत और बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।